जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हम लोग साइंस का बताए थे जब तक 500 से 600 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का और बायोलॉजी का नहीं कर लेते तब तक यह सीरीज अनवरत चलाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं ना, यकीन मानिए उसमें बहुत हेल्प मिलेगा इस सीरीज से। आप एकेडमी वाले बच्चे भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को, चाहे आप बीपीएससी को देने जा रहे हैं, कोई भी पीसीएस देने जा रहे हैं, रेलवे देने जा रहे हैं, या बिहार में होने वाले प्रधानाध्यापक का एग्जाम, एएलपी का, टेक्नीशियन का, कोई भी सर देना है ना एग्जाम, आराम से देख करके आइए, देख करके जाइएगा, एग्जाम में आप फोड़ करके आइएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग, नाभिकीय संयंत्र जो भी होता है ना, उसमें याद रखिएगा सर, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? किसके लिए किया जाता है? विबंधक की तरह किया जाता है, यानी मंदक के तरह किया जाता है, याद रखना है। दूसरा सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक, यानी जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है विबंधक होगा, और प्रशीतक हो गया थोड़ा सा मशीनरी जब यूज होता है तो उसको ठंडा करने वाला काम। तो भारी जल का काम सर दोनों है, भारी जल का काम दोनों है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिक कहते किसको हैं सर? जो आयनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है, उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब अगर कोई एक धातु किसी एक अधातु से अभिक्रिया करेगा, जैसे देख लीजिए कोई भी धातु है, सोडियम Cl से अभिक्रिया करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है इसके वैलेंस शेल में, और इसको कम होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? दे देगा सर। धातु एक इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है, और इसमें जो अभिक्रिया होता है, इसमें जो बंधन बनता है, उसी को कहते हैं आयनिक बंध। और ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं जो धातु अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं। एक रूल होता है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो चूंकि अल्कोहल में OH माइनस आयन रहता है और इधर जो है दूसरा आपको कार्बोकेटायन देता है, इसीलिए यह घुलनशील होगा। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, ये गलत बात है। आयनिक यौगिक सर ठोस अवस्था में नहीं कर सकता है, जब तक वह एक्वस फॉर्म में नहीं होगा, वह आयनीकृत नहीं होगा, और तब तक वह विद्युत का संचालन नहीं करेगा। इसी स्थिति में क्या आपका आंसर बन रहा है? आंसर बिल्कुल जो सही बन रहा है, केवल एक सही है। केवल क्या है? एक सही है। 104 नंबर का सवाल पढ़िए। NaCl में यह बंद है। NaCl में आप गौर से देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे NaCl का, Na अभी तो देखे थे Cl एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, यह प्लस में बदलता है, Cl माइनस में किस प्रकार का आबंध बनेगा सर? किस प्रकार का बंध बनेगा? किस प्रकार का बॉन्डिंग होगा? आयनिक बॉन्डिंग होगा। धातु एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में हमेशा याद रखिएगा आयनिक बंध बनता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर? आयनिक आबंध बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप कम होगा ना सर, तो वहां जो बॉन्ड बनेगा वह सहसंयोजक आबंध होगा। जैसे CH4 मीथेन में कौन सा आबंध बनेगा? सहसंयोजक आबंध बनेगा। क्यों बनेगा सहसंयोजक आबंध? क्योंकि इस दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैप क्या है? कम है, याद रखिएगा। क्या है? कम है। डैश बंद पानी के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। पानी के अंदर पाया जाने वाला, पानी जो होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और इसमें पोलर आबंध होता है। कौन सा? पोलर सहसंयोजी आबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोलर को हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं, याद रखिएगा। पोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवीय कहते हैं। अति महत्वपूर्ण चीज है, ये सब जानकारी रखना है आपको। 107 नंबर का सवाल लीजिए। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र क्या है? सर फॉस्फेट आयन जब भी होता है ना, ये फॉस्फेट HPO4 फॉस्फेट जो होता है ना,
याद रखिएगा इसकी वैलेंसी -2 होती है, मतलब ये एक आयन है जिसपे -2, और कोई धातु अगर इसके साथ MHPO4 टाइप यौगिक बना रहा है, मतलब इस धातु का वैलेंसी +2 रहा होगा, तब ना 2 कॉमन आकर के खत्म हो जाता है। इसका धातु का वैलेंसी कितना हो गया, +2। सूत्र से पता चल गया धातु का वैलेंसी +2 है। अब अगर धातु Cl से अभिक्रिया करेगा, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1, देखिए क्या बन जाएगा, MCl2। क्या बन जाएगा, MCl2। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है आपको। 108 नंबर का सवाल पढ़िए आपके स्क्रीन पे, अति महत्वपूर्ण। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए डैश इलेक्ट्रॉनों को खोना होगा। सर बेरियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह, सॉरी बोरॉन, इस तरह से चलते जाता है। जब आप जाइएगा बेरियम में तो इसका Ba होता है, इसका वैलेंसी आप जानते होंगे, एटॉमिक नंबर, ये वैलेंसी कितना हो जाएगा इसका, +2 मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो करके यह क्या करता है, अपने आदर्श निकटतम आदर्श गैस के, इसका निकटतम आदर्श गैस जेनॉन होता है, क्योंकि जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 56 है, याद रखिएगा। चलिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन खो करके ये क्या करता है, अपना आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में या प्रक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में होना क्या है, अगर 2 बातें होती, 3 बातें याद रख लीजिए। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का या तो जुड़ना, हाइड्रोजन एटम का हटना, या नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का कमी होना, सब क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि रिडक्शन मतलब अपचयन या अवकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, अभी हम बताएं, ऑक्सीकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, सही बात है। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, नहीं, ये धन विद्युत तत्व को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, ये सही ऑप्शन है, इसी के साथ जाइए। 111 नंबर का सवाल का चलिए फोड़ते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व को अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होता है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को फ्लोरीन कहते हैं, F। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होता है सर, फ्लोरीन होता है, और यह अपना सदैव ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाए रखता है। हमेशा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, याद रखिएगा, छपेगा तो फोड़ के आना है। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। अभी बताए किसका, फ्लोरीन का सर, किसका, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सदैव -1 होता है, कभी नहीं बदलता है। अगला सवाल लीजिए, 113 नंबर के खोपड़ी में आपको फोड़ना है इसको। OF2 में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ऑक्सीजन का। देखिए OF2 में आप किसका जानते हैं, ऑक्सीजन का नहीं जानते हैं तो X लेट कर लीजिए। F का तो एक F का जानते हैं, -1 होता है, 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, X -2 कितना, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है सर इस पे, मतलब 0 चार्ज है, तो X -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना हो गया, +2। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का अगर आपसे पूछ ले कितना है तो +2 है। कितना है सर, +2 है। किसी भी एग्जाम में पूछे तो धज्जी उड़ाना है, छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण एक सदैव 0 होता है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण एक सदैव नहीं सर, ये भी गलत बात है। हाइड्रोजन के लिए सदैव -1 होता है, ये भी गलत बात है, क्योंकि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन का होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये खो देता है या एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। इसका वैलेंसी +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, इसलिए ऑक्सीकरण इसका अवस्था जो होगा वह 1 से अधिक होगा। +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट
सर जो दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, याद रखिएगा, वही सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होगा। छप जाना चाहिए, कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में पूछ लिया ना आपसे तो बिल्कुल छप जाना चाहिए, छोड़ के नहीं आना है इस क्वेश्चन को। 116 नंबर का सवाल, अति महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए फोड़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अपचायी अभिक्रिया है? अपचायी मतलब सर रिडक्शन। अपचायी मतलब क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। अपचायी मतलब रिडक्शन, मतलब ऑक्सीजन का खोना या हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन में वृद्धि को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें तो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हटना चाहिए ना कि जुड़ना चाहिए। ऑक्सीजन इसमें भी जुड़ रहा है, ये भी अपचयन नहीं है। यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ से जैसे ही पारा से पारा पे आए, Hg से Hg पे आए, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि भी सर ऑक्सीडेशन कहलाता है। यह अभिक्रिया ZnO+C में C क्या है? देखिए सर C क्या किया, इसका ऑक्सीजन को छीन लिया, इसको वियोग करवा दिया, इसका ब्रेकअप करवा दिया। C की कौन? C क्या किया, इससे ऑक्सीजन हटा दिया। तो जो दूसरे को क्या करे? अपचयन कर दे। यहां से यहां आए तो कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन हुई। जो दूसरे का अपचयन करवा दे उसको अपचायक कहते हैं, उपचायक नहीं अपचायक कहते हैं। और जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे उसको उपचायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए उड़ा देते हैं धज्जी। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है, अल्कली है सर। क्या है? एक क्षार है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। कॉस्टिक सोडा इसी को कहते हैं। ये क्या होता है? NaOH, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ये अल्कली होता है, क्षार होता है। तो 1 का 2 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड किसका काम करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बेस का काम करेगा। बी का 4 हो गया। एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल को ही क्या कहते हैं? क्षीण अम्ल कहते हैं। तो सी का 3 हो गया। और डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। तो एक का 2, बी का 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी को धज्जी उड़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी का धज्जी उड़ा दीजिए। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। एम्फोट्रिक मतलब उभयधर्मी। उभयधर्मी किसको कहते हैं? जो कभी कभी एसिडिक और कभी कभी बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है सर, उसको एम्फोट्रिक कहते हैं, यानी उभयधर्मी कहते हैं। तो चूंकि उभयधर्मी एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, इसीलिए यह दोनों से अभिक्रिया करता है। किस रूप में अभिक्रिया करता है? तो अम्ल और क्षार दोनों रूप में ये अभिक्रिया करता है। 119 का सी हो गया। 120, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, सर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो एसिडिक होता है, 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक होता है तो बेसिक होता है। तो बताइए 7 से कम है तो एसिड है या तेजाब है? अम्ल वर्षा, वर्षा अगर अम्ल हो जाए, अम्लीय वर्षा होने का मतलब है पीएच निश्चित तौर पे 7 से कम होगा, बेसिक बात है। तो जब 7 से कम होगा सर, 10 से 5 से ज्यादा कहाँ, ज्यादा की बात ही नहीं हो गई। तो 5.5 से क्या होगा? कम होगा। देखिए ऑप्शन छाटना भी आना चाहिए जिंदगी में, तो क्वेश्चन बन जाता है। बहुत बढ़िया, आगे लीजिए 122 नंबर। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान, बहुआसुत जल जो होता है ना सर, उसका पीएच मान छाप लीजिए दिमाग में, 0 के आसपास होता है। कहाँ होता है? 0 के आसपास। मानव रक्त का पीएच मान रटा गया होगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान, एक पीएच वैल्यू वाला भी वीडियो है अपने चैनल पे, देख लीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान धज्जी उड़ा करके 7.4 हो जाएगा।
जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक होगा? ये ट्राइएथिलीन अमाइन या एथिल एमाइन या फिर अमोनिया या फिर डाइएथिल एमाइन, तो इसका हो जाएगा डाइएथिल एमाइन। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। 125 नंबर क्वेश्चन का धज्जी उड़ाइए सर जी। देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 होता है? कौन सा अम्ल? क्षारकता का इंग्लिश होता है बेसिसिटी सर। क्षारकता का इंग्लिश होता है बेसिसिटी। क्या होता है? बेसिसिटी। पूछ रहा है इसका किसका बेसिसिटी क्या होगा? 3 होगा। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट नहीं सर, सोडियम फॉस्फेट बिल्कुल नहीं। फॉस्फोरिक एसिड, हाँ H3PO4, H3PO4 को ही फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। और इसका जो होता है क्या? क्षारकता 3 होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाऊं तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ होता है। तो केवल वही हाइड्रोजन निकल पाता है जो किससे जुड़ा हो? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो। तो ये तीनों हाइड्रोजन निकलने में सक्षम है, मतलब H+ आयन, प्रोटोनियम आयन देने में सक्षम है। और जितना जो एसिड जितना H+ आयन देता है सर, उसी को उसका बेसिसिटी कहते हैं, मतलब उसका क्षारकता कहते हैं। तो इसलिए फॉस्फोरिक एसिड का क्षारकता कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। 126 निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? जो ज्यादा एसिडिक होगा यानी प्रबल एसिड या प्रबल अम्ल होगा, वो सबसे अच्छा विद्युत क्या करेगा? अपघट्य का काम करेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, इसीलिए यह क्या होगा? प्रबल विद्युत क्या होगा? अपघट्य का काम करेगा। दूध यानी कि मिल्क, दूध यानी कि मिल्क क्या होता है सर? एक पायस होता है। पायस मतलब इमल्सन होता है, पायस मतलब इमल्सन होता है। दूध क्या होता है? इमल्सन। कई एग्जाम में धज्जी उड़ा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर आपको भी पूछ दे तो क्वेश्चन को एग्जाम में फोड़ करके तोड़ करके आ जाना है। चलिए 128, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। ऑब्वियसली जब घुलेगा नहीं तो सॉल्यूशन होगा कैसे? तो जब नहीं घुलता है तो अघुलनशील यानी इमिसिबल कहलाता है। जब घुलेगा ही नहीं तो वो इमिसिबल हो जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या काम करेगा? मतलब चीनी का घोल में चीनी क्या है? विलेय है। विलेय मतलब घुलने वाला, जो घुल जाए उसी को घुला हुआ पदार्थ कहते हैं या विलेय कहते हैं, मतलब कि सॉल्यूट कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर जी? सॉल्यूट कहते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन ये छोटा मोटा एग्जाम के औकात से बाहर का बात है इस क्वेश्चन को पूछना। मक्खन कोलाइड कब बनाता है सर? मक्खन जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं तब कोलाइड बनाते हैं। स्मोग किसका संयोजन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। स्मोग धुआं और कोहरा का क्या है? संयोजन है। किस किस से बना होता है? धुआं और कोहरा से। धुआं और कोहरा से। 132 133 के साथ ही समापन करेंगे। बहुत सारे एग्जाम का सर ये पूछा हुआ सवाल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऑथेंटिक बात है किसी किताब से ही लेकर के, लेकिन जितना क्वेश्चन सामने से गुजरा हुआ रहेगा ना, वो चीजें उतनी याद रहती है। आप देखे होंगे किसी आदमी का शकल कब याद रहता है? अगर वो बार बार सामने से गुजरे, एक आध बार किसी को देख लेते हैं, फिर 6 महीना पे भेंट होती है तो कहते हैं हम भूल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन भूल रहे हैं, क्योंकि आपके दृष्टि पटल पे वो छपा नहीं है फिगर। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा देखिएगा ना उतना छपेगा। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होती है? एक घोल जो होता है ना सर, याद रखिएगा, घोल द्रव में द्रव का, द्रव में द्रव का, घोल से ही याद रखिएगा। घोले घोल मतलब द्रव में पानी था ही और पानी बना दिए, नहीं कहती तो घोल बन गया। घोल बन गया मतलब पतला था ही और पतला डाल दिए। तो याद रखिएगा घोल मतलब द्रव में द्रव का। निम्न में से कौन सा नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है सर? बॉयल का नियम ऑब्वियसली गैस के नियम से। एवोगैड्रो भी दिया था गैस का नियम। चार्ल्स का नियम भी बॉयल गैस का नियम है। लेकिन जूल जो है ना, हाँ जूल का नियम ये I²RT दिए थे ना, ये ताप वाला नियम दिए हुए थे, ना कि
किसका वाला? जूल का नियम जो है हीट एनर्जी पे रिलेटेड है, गैस पे रिलेटेड नहीं है। तो ये 133 पे ही अभी आज लगभग 33-34 क्वेश्चन लिए हैं। ये आज का वीडियो अंत करते हैं, लेकिन अनवरत 500 का ये महा श्रृंखला चलती रहेगा। बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आपके लिए आते रहे। जरूरी नहीं है कि सब बाहर ही जाकर के पढ़ेगा, लोकल लोग भी पढ़ेंगे, लेकिन लोकल लोग जब लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे तो बेहतर रिजल्ट होता है। इसलिए प्लीज प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, बने रहिए हम लोगों के साथ। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।